हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है विजुअल नेक्सस बायोलॉजी में और मैं हूं आपका एजुकेटर दिव्य। तो यही जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे बारे में जो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक जेनेटिक्स और दूसरे जो टॉपिक्स है उन सभी को कवर किया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी सभी को। आज हम जेनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे और आज हम मोलिकुलर बायोलॉजी को कवर करने वाले, ठीक है। उसके सभी कॉन्सेप्ट को डील करने वाले, किस तरीके से क्या चल रहा है। देखिए, पहले तो मोलिकुलर बायोलॉजी का ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। उसमें हम बात करने वाले स्ट्रक्चर की, रेप्लिकेशन की और जेनेटिक मटेरियल की किस तरीके से होगा। और ये देख लीजिए, ये आपका नीट बायोलॉजी के स्पेशल है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन तीन चीज़ों की आज इस लेक्चर में बात करने वाले, ठीक है। कि पिलर 1 क्या है कि द प्रोवाइड प्रूविंग डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन जैसा कोई और मटेरियल है वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि हाउ इज जेनेटिक कोड, जो हम पैकेजिंग की बात करेंगे, जहाँ पर हम स्टोन की बात करेंगे, किस तरीके से उसमें जो हमारा डीएनए है वो पैक है, उस सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे रेप्लिकेशन की। उसके अलावा जो सभी टॉपिक है, ट्रांसक्रिप्शन हो गए, म्यूटेशन हो गए, ट्रांसलेशन हो गए, वो हम दूसरे लेक्चर में उसमें बात करने वाले, जो हम पार्ट 2 लेके आने वाले हैं। देखिए, अर्ली क्लूज की क्या बात करें कि हम सबने जेनेटिक्स में देखा था, ठीक है, कि जो 1865 में मेंडल ने जो हमने जेनेटिक्स के रूल्स दिए थे, जिसकी वजह से हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया था कि द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिश्ड ट्रेट आर पास डाउन बट द फिजिकल मीडियम इज कम्प्लीटली अननोन। मेंडल ने बता तो दिया कि इस तरीके से सभी चीज़ें चलने वाली है, बट कौन सा मटेरियल है जो पास हो रहा है वो उसके लिए अननोन था, ठीक है। ये बात है 1865 की। उसके बाद फ्रेडरिच एंड मिसर आए 1869 में। उन्होंने क्या बताया कि आइडेंटिफाइज एन एसिडिक सब्सटेंस इन द न्यूक्लियन ऑफ द हुज सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स ही नेम्ड इन न्यूक्लियन। उसने व्हाइट ब्लड सेल में देखा कि भाई न्यूक्लियन जैसा, न्यूक्लियस जैसा कोई ऐसा एक चीज़ है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद कई डिकेड के बाद कई चीज़ें हुई कि साइंटिस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करने लगे कि भाई किस तरीके से क्या चल रहा है, ठीक है। कौन कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, क्या चीज़ें चल रही है। उसमें आगे हम बात करते हैं। पहला ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो ग्रिफिथ ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है, दिया था 1928 में। उसने क्या किया था कि उसने एक लाइव ए स्ट्रेन, ठीक है, और दूसरा लाइव आर स्ट्रेन को, दोनों को लिया था। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो हमारा बैक्टीरिया होगा वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इसके इसका उसने ए स्ट्रेन और आर स्ट्रेन लिया। जनरली जो ए स्ट्रेन होता है वो वायरुलेंट होता है, ठीक है। और माउस कोट उसका होता है, म्यूकस कोट होता है, माफ कीजिएगा। उसका कोट होता है, एक कोट में प्रेजेंट होता है, वायरुलेंट होता है। अगर उसको हमने माउस में डाला, माउस में हमने उसे इंजेक्ट किया, तब माउस मर जाएगा, क्योंकि वो वायरुलेंट है, सीधी सी बात है, उसे न्यूमोनिया हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें आर स्ट्रेन की, तो आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, उसमें कोई कोटिंग नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसमें वो चीज़ अगर हमने माउस में इंजेक्ट की तो माउस जिंदा है, ठीक है, लाइव है। अगर हम इस एस ट्रेन को हमने हीट किया, हीट की वजह से उसे हमने मार दिया, और फिर जो भी उसका डाई है उसे हमने माउस में इंजेक्ट किया, तो माउस जिंदा है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर उस हीट किल ए स्ट्रेन को, इस हीट किल एल स्ट्रेन को हमने लाइव आर स्ट्रेन के साथ माउस में इंजेक्ट किया, तो माउस फिर से मर जाएगा। तो ये क्या चीज़ हमें प्रूव करती है? ये प्रूव करती है हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की। द आर स्ट्रेन इनहेरिटेड द एबिलिटी टू सिंथेसाइज द स्मूथ कोट। उसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे हीट किल की वजह से जो एस्ट्रेन डाई हो गया था, उसको आर स्ट्रेन ने किसी ऐसे मैकेनिज्म से या कुछ ऐसी चीज करके उसे जिंदा कर दिया, जिसकी वजह से जो एस्ट्रेन था तो वो तो वायरुलेंट था, तो फिर इसकी वजह से जो माउस है हमारा वो मर गया। और ये चीज हमें याद रखनी है कि ये ग्रिफिन ने इन विवो किया था, ठीक है। इन विवो यानी कि माउस में इंजेक्ट करके किया था, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इस पे
काम किया था एवरी मैक्लियोड ने, ठीक है। 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी। इन तीनों ने क्या किया कि इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आगे प्रूव किया इन 1933 और 1944 के आसपास। तो देखिए उसने उन्होंने क्या किया कि जो एस्ट्रेन था, हीट एस्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये लिया था हीट किल एस्ट्रेन, उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे लिया। देखिए हीट किल एस्ट्रेन को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया और उसमें उसने प्रोटीएस दिया, फिर आरएनएस दिया और डीएनएस दिया। देखिए उसने उसमें क्या किया कि प्रोटीएस का मतलब क्या है, प्रोटीएस एक एंजाइम है। प्रोटीएस अगर आपकी कहीं में भी देते हो किसी भी मटेरियल में, तो अगर उस मटेरियल में या उस चीज में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप आरएनएस देते हैं तो वो आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, और अगर आप यहाँ पे डीएनएस देते हो तो वो डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब भी हमने ये चीज की तो हमने देखने को हमें मिला, जो एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी को यहाँ पे जो उन्होंने जो किया, उन्हें जो देखने को मिला एक्सपेरिमेंट के बाद कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फिर भी हो रहा है प्रोटीन के अगर केस में देखें तो। जिस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने प्रोटीएस दिया था, उस प्रोटीस देने के बाद भी उस टेस्ट ट्यूब में से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है। क्यों? प्रोटीन तो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा है जेनेटिकली वो प्रोटीन नहीं है, ठीक है। अगर प्रोटीन होता तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। फिर उन्होंने दूसरे टेस्ट ट्यूब में देखा जहाँ पे उन्होंने आरएनएस दिया था, तो वहां पर भी आरएनए डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो ये भी साफ हो गया कि वहां पे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन लास्ट टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे डीएनएस दिया था वहां पे डीएनए डिस्ट्रॉय होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो डीएनए है वही ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। यही चीज यहाँ पे है कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि भाई प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन हो सकता है कि हमारा एक जेनेटिक मटेरियल हो कि जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो साइंटिस्ट को ये फिर भी डाउट था, इसकी वजह से उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक अनइक्वल प्रूफ था, ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट कम्युनिटी ने किया। तो वो जनरल एक्सपेरिमेंट किया हार्सी और चेज नाम के दो साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया कि जो वायरस थे उस वायरस को उन्होंने बैक्टीरिया में डाला। देखिए यहाँ पे जो एवरी मैक्लियोड मैकार्थी का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, वो एक इन विट्रो था एक्सपेरिमेंट था, जबकि जो ग्रिफिथ का था वो इन विवो था। तो ये सभी चीजें हमें याद रखनी है। उसके बाद वायरस में क्या किया उन्होंने कि एक जो वायरस उन्होंने लिया था द एजेंट, वो प्रोटीन कोटेड था, कैप्सिड वाला और डीएनए कोर बीच में था, ठीक है। तो उन्होंने किस तरीके से लिया, वायरस का जनरली यही होता है, एक वायरस ग्रोन किया रेडियो एक्टिव सल्फर में, के लेबल प्रोटीन था, प्रोटीन का लेबल था बिकॉज प्रोटीन कंटेंट सल्फर बट डीएनए डज नॉट, इसमें डीएनए नहीं था। और वायरस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32p लेबल्स डीएनए इसमें था। और बिकॉज डीएनए कंटेंट फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, तो इसमें प्रोटीन नहीं था। तो इसमें हमें क्या जो कंक्लूजन मिला, तो कंक्लूजन ये मिला कि जब आपने दोनों एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, प्रोटीन वाला और डीएनए वाला, जो कि हमने इसमें ग्राइंड किया है, एक हमने जो किचन ग्राइंडर होता है उसमें ही ग्राइंड किया, ये आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद हमने जब भी उसे सेंट्रीफ्यूगेशन में डाला, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में दो चीजें मिलती है कि जो पेलेट में नीचे की ओर होता है वो हैवी होता है और जो ऊपर की तरफ होता है वो लाइट होता है। तो यहाँ पर भी जो रेडियो एक्टिव में सुपरनेटेंट हमें मिले, ठीक है, पेलेट में, तो यहाँ पे सुपरनेटेंट में हमने क्या देखा कि प्रोटीन डिड नॉट एंटर द सेल, प्रोटीन एंटर में सेल नहीं हुए थे। इसका मतलब कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्म नहीं होते। बल्कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव फाउंड में क्या मिला हमें कि जो बैक्टीरियल पेलेट में डीएनए एंटर द सेल, डीएनए सेल में एंटर हुए थे। इसका कंक्लूजन यही निकला कि इन शॉर्ट की डीएनए एक ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक मटेरियल है जो पास होता है वायरस से बैक्टीरिया में। तो 3 एक्सपेरिमेंट हुए। पहला एक्सपेरिमेंट था यहाँ पे ग्रिफिथ का, जिसने ये चीज बताई कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की हमने बात की। फिर बात आई एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी की, जिन्होंने भी बताया कि भाई डीएनए एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और थर्ड जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया जहाँ पे हमें फाइनल कंक्लूजन साइंटिस्ट को मिल गया कि जो डीएनए है वही एक ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। क्योंकि डीएनए के बाद ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है और आरएनए से ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यही सभी चीजें कि रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल,
उसके बाद स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। उसके बाद इवोल्यूशन की बात करते हैं, जहाँ पर म्यूटेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप के म्यूटेशन होते हैं। उसके बाद उस म्यूटेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी हम बात करते हैं। फिर आरएनए वर्ल्ड की हम पता है कि आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, जो भी चीज़ें होती है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। उसके बाद ये देखिए डिफरेंशिएशन बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एक ब्लूप्रिंट है, आरएनए एक मैसेंजर है। ठीक है, मैसेंजर क्यों है? क्योंकि वो प्रोटीन को बनाता है, वो एक मिडल कंपोनेंट बोल सकते हैं हम। देखिए डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, जो उसका नाम सजेस्ट करता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए में राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोस है, ठीक है, और यहाँ पे राइबोस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी चीज़ें चलती है। राइबोस रिएक्टिव टू प्राइम ओएच ग्रुप मेक्स इट लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखिए बेस स्टेबिलिटी में क्या होता है कि थायमिन 5 मिथाइल यूरेसिल प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और यहाँ पे यूरेसिल होती है, जो दोनों में डिफरेंस है। बाकी ग्वानिन, एडेनाइन और साइटोसिन दोनों में कॉमन होते हैं, डीएनए और आरएनए में। अगर म्यूटेट स्लोली की हम बात करें तो फीचर रिफर्स तो मैकेनिज्म म्यूटेशन में होती है, और म्यूटेट में फास्ट आरएनए वायरस इवॉल्व रैपिडली। यहाँ पे वायरस मतलब आरएनए जो होता है वो फास्ट रेप्लिकेट होता, म्यूटेट होता है, जबकि डीएनए होता है वो स्लो होता है। ठीक है, म्यूटेशन रेट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी रोल की क्या बात करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए के फॉर्म में ही हम करते हैं। जब भी अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रिजर्वेशन की, जो हमने क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी चीज़ें पढ़ी होती है, वहाँ पर हम डीएनए को स्टोर करते हैं। ठीक है, आरएनए या प्रोटीन को स्टोर नहीं करते। और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैटालिटिस की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी चीज़ें चलेगी। देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप विजुअल नेक्सस बायोलॉजी को फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे डायग्राम से यहाँ पे समझाया जाएगा, जिसकी वजह से आप बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो देखिए ये न्यूक्लियोटाइड एनाटॉमी किस तरीके से हम बात करें। देखिए ये एक हमारा हो गया फॉस्फोएस्टर लिंकेज, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। एक यहाँ पे हो गया ये शुगर, और ये यहाँ पे हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो कौन कौन सा कहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, उस तरीके से बात चलेगी। तो कितने हमारे जो होते हैं बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। देखिए एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है जो यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे पेंटोस शुगर, शुगर और जो कि हमारा न्यूक्लियोटाइड, उसके बीच में जो हमारा बॉन्ड होता है वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लिंकेज हम बोल सकते हैं। देखिए प्यूरिन कौन से है कि एडेनिन, ग्वानिन डबल रिंग वाले प्यूरिन होते हैं, और पिरिमिडिन जो कि साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होते हैं वो सिंगल रिंग वाले पिरिमिडिन होते हैं। ठीक है, टू न्यूक्लियोटाइड लिंक वाया द 3 प्राइम और 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। तो यही यहाँ पे चीज़ें चलती है। अगर आप चाहे तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम इन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जूम करके दिख रहा है तो देख लीजिए किस तरीके से सबके सभी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है। ये आप बताइएगा कमेंट में मुझे कि ये एडेनाइन है या ग्वानिन है। प्यूरिन है, डबल रिंग है, वो तो फिक्स है। एडेनाइन है या ग्वानिन है तो आप बताइएगा। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए, ये यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बंद है, ये यहाँ पर फॉस्फेट है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वी ऑल नो दैट। देखिए पहला बैकबोन इज कंस्टिट्यूट बाय द सुकर फॉस्फेट विथ बेसिस प्रोजेक्टिंग इनसाइड। पीच हेलिक्स कितने है 3.4 नैनोमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻9 नैनोमीटर का तो यही होता है। नैनो का मतलब 10⁻⁻9, 10 बेस पेयर पर टन, और डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। क्योंकि अगर आप इसे 10 से डिवाइड करते तो आपको यही चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक्स ओवर द अदर कंफर्मिंग एक्सट्रीमली स्टेबिलिटी अलोंगसाइड द एच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे जुड़े होते हैं, तो किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और चलेगी, वही चीज़ें यहाँ पे होगी जो हम रेप्लिकेशन के टाइम पे देखेंगे किस तरीके से हम एनिलिंग करने वाले और दूसरी चीज़ें चलने वाली है। देखिए यहाँ पर भी कितना अच्छा डायग्राम आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, एक पिक्चर जहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो कि जो एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड हो गए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए।
जो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे और वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे डीएनए बनाएगा हमारा। जब भी हम डीएनए को हम रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन एप्लीकेशन स्पेशली हम करते हैं तो हम तब भी इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ही ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाता है डीएनए। उसके बाद हम उसका रेप्लिकेशन करवाते हैं। जनरली बिकॉज ऑफ कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, इफ यू नो द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड यू ऑटोमेटिकली नो द सीक्वेंस ऑफ अदर। ये हम सबको पता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस है तो अगर आपका एक स्ट्रैंड का आपको पता है, मान लीजिए कि किसी एक स्ट्रैंड का आपको सीक्वेंस पता है कि ATCGGCTTA, तो इसका आपका कॉम्प्लीमेंट्री पता ही होगा कि यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे GCCG, A और टी। तो किसी भी एक स्ट्रैंड का अगर आपको सीक्वेंस पता है तो आप दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता कर सकते हैं या फिर आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पैकेजिंग की अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो डीएनए है वो पैकेज होता है, क्योंकि डीएनए बहुत एक लॉन्ग मटेरियल है, वो ऐसे ही अगर आप पढ़े रहे तो वो पता पड़ी है। अगर हम मैथ्स की भी बात करें, देख ले किस तरीके से उन्होंने मैथ्स करके बताया कि कितना डीएनए बड़ा है। देखिए 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर। अगर आप देखें तो ऑलरेडी 2.2 मीटर्स के अराउंड आता है और न्यूक्लियस साइज 10⁻⁻6 मीटर। तो देखिए इसका लेंथ कितनी बड़ी है। अगर आप हम उसे अच्छे से पैकेज नहीं करके रखेंगे तो वो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसलिए हमारा जो बायो मतलब हमारा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चीज़ें होती है वो किस तरीके से चलती है, यहाँ पे नेचर ने भी जो एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि उस चीज़ को अच्छे से पैक किया है ताकि वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रह सके। क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे डीएनए एवं हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं उन सभी सेल के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो चीज़ अच्छे से पैक नहीं है तो वो फिर बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करेगी, जो फिर एक पॉसिबल चीज़ नहीं है। देखिए नो डिफाइंड न्यूक्लियस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो हेल्ड बाय द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन एंड इस रीजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। अगर हम यूकैरियोट की बात करें, जो आगे हम बात करेंगे, देखिए यूकैरियोटिक पैकेजिंग की किस तरीके से हम बात करें न्यूक्लियोसोम की, द हिस्टोन ऑक्टामर। जो हिस्टोन ऑक्टामर यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि H3H4 होगा, H2A होगा, H2B होगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। और यहाँ पे जो H1 होगा वो हमारा लिंकर डीएनए होगा, माफ कीजिएगा लिंकर हिस्टोन होगा, जहाँ से डीएनए लिंक होके दूसरे हिस्टोन में जुड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर रिच इन बेसिक पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड, जो लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बैकबोन फॉस्फेट बैकबोन और नेगेटिवली चार्ज डीएनए। डीएनए जनरली नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से वो हिस्टोन ऑक्टामर के साथ अच्छे से बॉन्डिंग कर सकता है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कंपोनेंट होते हैं वही एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वही बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर जो भी हमारा हिस्टोन है वो हिस्टोन एक तरीके से प्रोटीन है और एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं, जो हम आगे भी देखने वाले हैं। तो अगर हमारे जो भी एमिनो एसिड होंगे वो अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगे हिस्टोन के अंदर, तभी ऐसा होगा कि हमारा जो भी चीज़ें चलने वाली है वो अच्छे से चलेगी। और हमारा जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड यानी कि हिस्टोन जो भी प्रोटीन बन रहा है उसके साथ अच्छे से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और अगर न्यूक्लियोसोम की बात करें, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए हेलिक्स। ठीक है, देखिए ये हिस्टोन के आसपास जो भी डीएनए हमारा कवर होगा वो 147 बेस पेयर का होगा। उसके बाद लिंकर H1 के साथ कवर होके वो कुछ 20 बेस पेयर के आसपास होगा और दूसरी चीज़ें मिला के वो हमारा टोटल 200 बेस पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की बात की, जो मैंने आपको जेनेटिक्स में भी बोला था जब मैंने आपका लेक्चर का लिया था कि जो आपका पैकेजिंग वाला पोर्शन होगा वो मैं जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको डील करवाऊंगा तब आपको मैं अच्छे से करवाऊंगा, जो कि आपको अच्छे से यहाँ पे डायग्राम दिख रही है, आप अच्छे से उसे विजुअलाइज कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम है वो 3D फॉर्म में, तो आप उसे विजुअलाइज कर पा रहे हो कि किस तरीके से जो हमारा डीएनए है तो इसमें इस तरीके से मतलब कि ज्वाइन हो रहा है, वो किस तरीके से पैकेजिंग हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ये जो हमारा डीएनए डबल हेलिक्स है, ये जो हमारे बॉल जैसे स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं वो हमारे हिस्टोन है। ठीक है,
वो हिस्टोन के साथ जुड़ रहा है। डीएनए वाउंड और न्यूक्लियोसोम बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसे लग रहे हैं। स्ट्रिंग मतलब एक, हम बोल सकते हैं कि एक डोरी जैसी चीज की जो बीट्स यानी कि ऐसे बॉल पे होके जो स्ट्रक्चर बना रही है उसके साथ जुड़ के, इसे हम बोलते हैं बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। फिर इसे हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, और क्रोमोसोम जो कंडेंस होता है मेटाफेज में। तो अलग अलग चीजें होती है। देखिए ये किस तरीके से फिर हो रहा है, और उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि क्रोमोसोम किस तरीके से अच्छे से पैकेज हो रहा है कि जो हमारा डीएनए की लेंथ इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है, फिर भी वो अच्छे से एक क्रोमोसोम में फिट हो रहा है। और ऐसे हमारे 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो हम सबको पता है कि किस तरीके से सभी चीज़ें चलने वाली है। ठीक है, देखिए हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग रिक्वायर्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो आप देखिए कि हमने बात की थी, मैंने जेनेटिक्स में भी आपके साथ बात की थी कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एक एक्टिव जोन होता है जहां पर आपका जो दूसरी प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन हो गए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चीजें, माफ कीजिएगा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जैसी चीजें चलती रहती है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो ऑर्चियोप्रोडे होता है, वो इतना एक्टिव नहीं होता। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, लूसली पैक्ड डीएनए अगर वो लूसली पैक्ड होगा तभी उसमें हम कुछ एक्टिव कर पाएंगे, कुछ हम रेप्लिकेशन जैसी प्रोसेस कर पाएंगे। अगर वो हेट्रोक्रोमेटिन की तरह डेंसली पैक्ड है तो हम उसे ओपन ही नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका डीएनए ओपन नहीं होगा तो आप रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे चलती है। स्टेनिंग की बात करें तो स्टेन्स लाइट अंडर द माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर होगा। स्टेन्स डार्क अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर डार्क आपको ये देखने को मिलेगा अगर आप उसे स्टेन करते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, जीन्स कैन बी रीड यानी कि हम उस जीन को रीड करके वहाँ पे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मतलब कि जीन आर लॉक्ड अवे। अगर एक बार आपका जो जीन है या फिर आपका डीएनए वो ओपन ही नहीं होगा तो आप उसे रीड ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि एक बुक की बात करें कि अगर आपकी वो बुक ओपन आप कर पाओगे तभी उसके पेज में क्या लिखा है, कौन सा कंटेंट है, कौन से कॉन्सेप्ट है, आप रीड कर पाओगे। उसके बगैर तो आप सिर्फ बुक को देख ही पाओगे, उसे रीड नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ है कि अगर आपका डीएनए ओपन नहीं होगा, वो डेंसली पैक्ड होगा, तो उसे आप रीड नहीं कर पाओगे, उससे आप रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन जैसी प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ें चलती है जनरली। हेट्रोक्रोमेटिन अगर हम बात करें तो जो सेंट्रोमियर और हमारे जो भी टेलोमियर है उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्रोमोसोम है वो डिग्रेड ना हो पाए। ठीक है, तो उसकी वजह ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए जब डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो भी चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, जो मेसलसन और स्टेल ने प्रूव की थी। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने दो तरीके के जो हमारे नाइट्रोजन होते हैं उसको उन्होंने कंडक्ट किया था। एक लाइट एन 15N आइसोटोप दोनों लिए थे, और एक 14N। ठीक है, उन दोनों को पहले उन्होंने रेप्लिकेशन करवाया। उन दो मतलब देखिए हमारा जो डीएनए वहाँ पे जो भी हमारा नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की मदद से ही जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बनते, एडेनिन हो गए, ग्वानिन हो गए, किसी में भी तो नाइट्रोजन प्रेजेंट ही होता है। तो उस नाइट्रोजन में उन्होंने दो तरीके के नाइट्रोजन प्रेजेंट किए। एक किसी डीएनए में उन्होंने जो भी चीज़ें की वो कि उन्होंने 15N नाइट्रोजन को यूज़ किया, और दूसरी जगह पे 14N नाइट्रोजन को यूज़ किया। तो जैसे ही वो चीज़ हुई तो उन्हें उन दोनों को जैसे ही उन्होंने साथ में लेकर रेप्लिकेशन किया तो उन्हें हाइब्रिड मॉडल मिला, जिसकी वजह से उन्हें पता चल गया कि जब रेप्लिकेशन होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक स्लाइड ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें, ठीक है, जो कि एक सेमी कंजर्वेटिव है। देखिए यहाँ पे कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सभी चीज़ें होती है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, देखिए कंजर्वेटिव में क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है, मान लीजिए कि हमने उसमें 15N का यूज़ किया है आइसोटोप का, तो वही चीज़ जाके हमारे ऑफस्प्रिंग में 15N होगी। उसके बाद उसके ऑफस्प्रिंग में भी जो हमारा डीएनए होगा उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो 15N होगा। 15N का मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ
कि जो डीएनए होगा उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो एक कंजर्वेटिव होगा, वो अपने आप। कंजर्व का मतलब क्या है कि हमें उसे बचा के रखना, कंजर्व का मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आना, उसमें उसको बचा के रखना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये अब हमारा डीएनए है, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल है। तो यहाँ पे जो ये ब्लू वाला है वो N14 हो गया, और जो हमारे ये या ऑरेंज वाला है वो N15 हो गया। तो ये साथ साथ में ही चलेंगे। फिर जब यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे दोनों चीजें होगी, ठीक है। ये दोनों जो हमारे स्ट्रैंड हो गए वो ओपन हो गए, और फिर यहाँ पे और दो चीजें यहाँ पे ऐड होगी। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दूसरा डीएनए आ गया, और यहाँ पे और दूसरा डीएनए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया सेमी कंजर्वेटिव का मतलब, कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भी ये डीएनए था उस डीएनए के अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये दोनों जो स्ट्रैंड थी, एक ऑरेंज स्ट्रैंड और यहाँ पे ब्लू स्ट्रैंड, वो पेरेंट डीएनए हम बोल सकते हैं। तो पेरेंट डीएनए कॉमन होगा, उसके साथ जो नया डीएनए आएगा, जो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, ठीक है, वो न्यू स्ट्रैंड जो होगा वो हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक नया होगा। मतलब कि क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, सेमी का मतलब हाफ। आपको एक आधा जो डीएनए है वो आपको कंजर्व करना है, और दूसरा आधा में आपको नया डीएनए बनाना है। सेमी कंजर्वेटिव का मॉडल ये हो गया कि मान लीजिए कि पेरेंट डीएनए है, तो पेरेंट डीएनए में से आधा, एक स्ट्रैंड यहाँ पे हो गया, दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे हो गया। तो दो में से एक स्ट्रैंड तो हमने कंजर्व कर ली, एक स्ट्रैंड हमने बचा के रखी, और दूसरी स्ट्रैंड जो हमने बनाई वो नई बनाई। मतलब कि यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो यही चीज अगर हम आगे चल के देखें तो यहाँ पे आगे चल के भी यही चीज होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ये जो चारों स्ट्रैंड है उसकी अलग अलग एक स्ट्रैंड ओपन होगी, जैसे कि यहाँ पे ये ब्लैक वाली हो गई, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन वाली हो गई, फिर ये ब्लू वाली हो गई, और ये ऑरेंज वाली हो गई। तो यहाँ पे ये सभी अब पेरेंट्स हो गए, और उनके साथ क्या होगा कि इनके साथ जो भी हमारा स्ट्रेन आएगा, ठीक है, वो हमारा स्ट्रेन होगा वो अलग अलग कलर वाला। मतलब ये मैं आपको कलर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ सके, बाकी इसमें कोई कलर वाली चीजें नहीं होती, बट आप अच्छे से इसे विजुलाइज कर पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ब्लैक कलर, ये ग्रीन, ये ब्लू और ऑरेंज वाले जो स्ट्रेन थी हमारे डीएनए की स्ट्रेन, वो पेरेंट स्ट्रेन थी। मतलब कि वो एक स्ट्रेन पुरानी थी, और दूसरी जो नई स्ट्रेन बनी वो नई आई। मतलब कि सेमी, मतलब कि दोनों में से एक स्ट्रेन पुरानी थी और एक स्ट्रेन हमने नई बनाई। तो ऐसी ऐसी चीजें करके हमारी जो आगे डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो चलता जाता है, जिसकी वजह से डीएनए को हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोलेंगे, कि जहाँ पे एक स्ट्रेन कॉमन होगी पेरेंट्स डीएनए से, और दूसरी स्ट्रेन यहाँ पे नहीं आएगी, और यही चीज फिर रिपीट में चलती जाएगी, ठीक है। तो ये इसी चीज को हमने यहाँ पे देखा था कि भाई किस तरीके से जो हमारा डीएनए है उसमें ये चीज चल रही है, ठीक है। तो देखिए ये हमने मेसलसन और स्टेलिन ने हमारे सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि उन्होंने भी अपने आप को विजुलाइज करने के लिए, अपने आप को अच्छे से समझने के लिए उन्होंने दो आइसोटोप का इस्तेमाल किया था, 15N और 14N का, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने उनको फिर हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे मिला, किस तरीके से हम चीज़ें चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमें दोनों मिली, एक लाइट मिली, एक और जो भी हाइब्रिड वाली वो मिली, जो कि नई स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम, जनरेशन 2 की। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, वन ओल्ड स्ट्रेन एंड वन न्यू स्ट्रेन, जो मैंने आपको बात की यहाँ पे, आपको मैंने यहाँ से डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा दिया। उसके बाद देखिए रेप्लिकेशन मशीनरी एंड एनर्जेटिक्स। तो रेप्लिकेशन की हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज की हमें जरूरत है रेप्लिकेशन में। अगर आपको आरएनए, मतलब आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है तो आरएनए डिपेंडेंट चाहिए, डीएनए करना है डीएनए डिपेंडेंट चाहिए, सभी चीज़ें हैं। हाईली कोएफिशिएंट एंड एक्यूरेट,
in E. coli replicate 4 into 6 into 10 raised to minus 6 base pair in 18 minutes, 2,000 बेस पेयर पर सेकंड। अगर फ्यूल मटेरियल की हम बात करें तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनटीपीस हमें चाहिए, क्योंकि डीएनटीपीस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हो गए, एडेनिन होगा, फिर थाइमिन होगा, फिर गुनासाइन आएगा, फिर साइटोसिन आएगा, वो सभी आके यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। The act as substrate the building blocks and provide energy for the polymerization reaction via high energy terminal phosphate and similar to ATP। हेलिकेस की क्यों बात करें, क्योंकि अनवाइंड करना पड़ेगा हमें, अगर डीएनए को रीड करना है तो उसे पहले ओपन करना पड़ेगा। ओपन का मतलब हमें उसे अनवाइंड करना पड़ेगा, और अनवाइंड कौन करेगा, हेलिकेस एंजाइम करेगा, जो डबल अनवाइंड द डबल हेलिक्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके उसे अनवाइंड कर देगा, उसे ओपन कर देगा। और आखिर में डीएनए लाइगेस आएगा, जो डीएनए लाइगेस क्या करेगा कि उस चीज को सील कर देगा, जहां जहां पर भी ब्रेक होगा उस चीज को सील कर देगा और फिर से नॉर्मल डीएनए बना देगा। तो मोलिकुलर ग्लू joins the discontinued DNA fragment together, ठीक है। देखिए नहीं, ये हेलिकेस का काम है कि ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड टू क्रिएट द रेप्लिकेशन फोक। द एंटायर मैसिव मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सेपरेटेड एट वंस ड्यू टू द इमेंस एनर्जी रिक्वायरमेंट। अगर हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन स्टार्ट एट द डिफाइनाइट रीजन, वेक्टर्स मस्ट प्रूव ऑन ओरी एंड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन के कई मॉडल हो गए, ठीक है। थीटा मॉडल हो गया, ओपन हो गया, जो मॉडल हो गए, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में डिफरेंट मॉडल हो गए, ठीक है। देखिए जाए इलोंगेशन, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। कंटिन्यूस का मतलब हो गया लीडिंग और डिसकंटिन्यूस का मतलब हो गया लेगिंग। लेगिंग हम बोलते हैं ना कई बार कि हमें कई फोन में या लैपटॉप में हमारा लेग हो रहा है, नेटवर्क लेग हो रहा है। लेग का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूस नहीं चल पा रहा, किसी वजह से वहां पे ब्रेकेज हो रहा है नेटवर्क में, तो लेगिंग का मतलब यही हो गया, जिस टर्म को आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए पहले हेलिकेस आएगा, हेलिकेस आके डीएनए को पहले ओपन करेगा, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके उसे ओपन करेगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे देखिए थाइमिन थाइमिन टीटी सी जी, और यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या आएगा कि जो डीएनए प्राइमेज होगा उससे पहले यहाँ पे आरएनए प्राइमर आएगा। आरएनए प्राइमर आके आपको पहले 2-3 स्ट्रैंड का एक मतलब 2-3 आपका जो न्यूक्लियोटाइड का बना के देगा। उसके बाद आपका आरएनए प्राइमेज आएगा, मतलब आरएनए प्राइमर निकल जाएगा और डीएनए प्राइमेज आके उस चीज को कंटिन्यूस करेगा लीडिंग स्ट्रैंड में, ठीक है। ऐसे स्ट्रैंड बनाएगा और यहाँ पे आपको लीडिंग स्ट्रैंड बनेंगे। उसके बाद डीएनए लाइगेज आके डीएनए को जोड़ देंगे, क्योंकि जो लेगिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूस नहीं बनेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके यहाँ पे समझा देता हूँ किस तरीके से होगा। मान लीजिए कि जो हमारा यहाँ पे डीएनए है वो इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से हमने ओपन किया, ठीक है। पहला हेलिकेस आया जिसने इन्हें ओपन किया। यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड बना रहे हैं और यहाँ पे हम बना रहे हैं लेगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे पहले आरएनए प्राइमर आएगा, जो आरएनए प्राइमर आके आपके 1-2 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड बनाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आके जो हमारा डीएनए प्राइमर होगा वो उस चीज को कंटिन्यू करेगा। देखिए डीएनए प्राइमर डायरेक्ट कभी भी डीएनए नहीं बना सकता, यहाँ पे आरएनए प्राइमर आके उस चीज को न्यूक्लियोटाइड में शुरू करेगी। यही एक चीज है जो कई लोगों को कंफ्यूजन रखती है कि डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर क्यों। यहाँ पे आरएनए प्राइमर की हमें जरूरत पड़ेगी और वही चीज यहाँ पे शुरू स्टार्ट करेगी डीएनए रेप्लिकेशन को। 1-2 न्यूक्लियोटाइड आएंगे, उसके बाद डीएनए प्राइमर आके उस चीज को कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे कई सारी चीजें होगी। अगर हम बात करें अगर थोड़ी डेप्थ में, तो डीएनए एबीसी होगा, दूसरी चीजें होगी जो हेलिकेस आएगा, उस हेलिकेस लोडर हो गए, फिर प्राइमर आएगा, प्राइमर लोडर होगा। दूसरी चीजें यहाँ पे चलने वाली है, लाइगेस आएंगे, फिर टोपोआइसोमरेस आएंगे, जो कि एक हमारे जो डीएनए के कॉइलिंग होगा उसे वो पकड़ के रखेंगे, ठीक है। टोपोआइसोमरेस को हम गायरेस बोलेंगे, यूकैरियोट में टोपोआइसोमरेस बोलेंगे हम उसे प्रोकैरियोट में। फिर कई ऐसी चीजें आएगी कि जो आपको यहाँ पे डेप्थ में डीएनए रेप्लिकेशन को समझना पड़ेगा। अगर उस डीएनए रेप्लिकेशन को डेप्थ में हम समझाने जाएंगे तो वो बहुत एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, जो जनरली आपको नीट में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है।
जब भी आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आएंगे उसमें आपको इतनी डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से एंजाइम किस तरीके से चल रहे हैं। बाकी जनरल केस में अगर आप देखें, देखिए ये हमारा लेगिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है, और ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होगा। देखिए लेगिंग स्ट्रैंड को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे चलेगी। फिर आप देख लीजिए, यहाँ से मैं डायग्राम से आपको दिखा रहा हूँ, डीएनए ये प्राइमेज आ गए, यहाँ पे ये कंटिन्यू करेगा, टॉप टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। देखिए हाँ, जो भी हमारा डीएनए पॉलीमरेज होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही हमारा जो होगा क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, रेप्लिकेशन के स्ट्रैंड को कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आ गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, डीएनए लाइगेज हो गया। ठीक है, यही यहाँ पे चीज़ चलने वाली है। देखिए यहाँ पे आपका पहला हेलिकेस होगा, फिर आपका टोपोआइसोमरेस, फिर आपको यहाँ पे आरएनए प्राइमर, फिर यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो कंटिन्यू करे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद आपका मेंटेन, मतलब कई चीज़ यहाँ पे होगी। अगर हम आपके लिए बात करें नीट के लिए स्पेशल, तो इतने आपको एंजाइम को तो याद रखना ही है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज दोनों में अलग होगी अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें और यूकैरियोट की बात करें, बट ये जनरली आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे होगा जो भी हमारी चीज़ें अल्फ़ा बीटा वाली चीज़ें चलेगी। ठीक है, अल्फ़ा बीटा लैम्बडा और एप्सिलॉन। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दोनों चीज़ें बता दूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेगिंग स्ट्रैंड जो प्रोकैरियोट में होगा वो आपका पॉलीमर डीएनए पॉलीमरेज आपका 3 परफॉर्म करेगा। ठीक है, यूकैरियोट में आपका लेगिंग स्ट्रैंड वाला आपका डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन होगा, वो आपका परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लीडिंग माफ कीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे लीडिंग की हम बात करें, हमारा जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा, यहाँ पर भी मैं लीडिंग की बात कर रहा हूँ। लीडिंग स्ट्रैंड यूकैरियोट में पॉलीमरेज एप्सिलॉन और लीडिंग स्ट्रैंड प्रोकैरियोट में पॉलीमरेज 3। फिर अगर हम लेगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो यहाँ पे पॉलीमरेज 1 होगा, और यहाँ पे अगर हम लेगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो यहाँ पे पॉलीमरेज जो हमारा डेल्टा होगा, ठीक है, माफ कीजिएगा गेमा होगा। तो यही चीज़ चल रही है। बाकी पॉलीमरेज 2 प्रोकैरियोट में आपका डीएनए रिपेयर वगैरह में यूज होगा, और यूकैरियोट में आपके जो पॉलीमरेज अल्फा बीटा वगैरह जो थे वो आपका डीएनए रिपेयर और दूसरी चीज़ों में आपकी हेल्प करने वाले। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे आपके सामने हमारे सामने है। फिर भी अगर आप सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इसे आपको डिटेल में समझाऊँ, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़े आपको डायग्राम्स चाहिए आपको विजुअलाइज करने के लिए। ऐसे ही मैं अगर आपको किसी एंजाइम के नाम लिखा दूंगा कि कौन कौन से एंजाइम है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि टोपोआइसोमरेस है, टोपोआइसोमरेस में भी टोपोआइसोमरेस 1 होगा, 2 होगा। फिर उसी टोपोआइसोमरेस को हम गायरेस बोलेंगे प्रोकैरियोट के केस में। फिर दूसरी चीज़ें यहाँ पे आएगी कि हेलिकेस लोडर आएंगे, फिर जो भी लाइगेस होगी, लाइगेस में भी दूसरी चीज़ें होगी। बहुत सारे एंजाइम आपके लिए हो जाएगी अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो। देखिए हमने समरी की बात करें तो हमने आज क्या स्टडी किया, तो पहले हमने बात की कि हमारे जो 3 साइंटिस्ट थे, ग्रिफिथ थे, फिर एवरी मैकार्थी एंड मैक्लियोड थे, और फिर हार्शे और चेस। उन सभी साइंटिस्ट में स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ प्रूव की कि जो हमारा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वही चीज़ ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि डीएनए और आरएनए में के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, वो डबल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, और दूसरी चीज़ें। और फिर हमने डीएनए को किस तरीके से हम पैक कर रहे हैं, जो कि हमारा एक मॉडल है डीएनए पे न्यूक्लियोसोम मॉडल, उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। फिर हमने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की बात की जो हमने मेसेल्सन और स्ट्रेल ने दिए थे कि किस तरीके से
सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, उस उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था दोनों आइसोटॉप्स को साथ में लेके, एक नाइट्रोजन N15 और नाइट्रोजन 14 को। उसके बाद हमने रेप्लिकेशन की बात की कि जो रेप्लिकेशन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलता है, और रेप्लिकेशन होती है अलग अलग जो एंजाइम उसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में हमने बात की। और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखिए बात करने वाले ट्रांसक्रिप्शन की, कंजर्वेटिव मॉडल की, जो ट्रांसक्रिप्शन में किस तरीके से आरएनए मतलब एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए वर्क करेगी और दूसरी जो भी चीज़ें होगी उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो देखिए आप सभी फिर से यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से अच्छे डायग्राम और पिक्चर को हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने कोई रिटर्न चीज़ें या फिर सिर्फ में कहीं से पैराग्राफ उठा के कॉपी पेस्ट नहीं किया है, तो आपको अच्छे से आप यहाँ पे इस डायग्राम के साथ विजुलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे आपके लिए चीज़ें चलने वाली है, इसलिए आप जुड़े रहिए विजुअल नेक्सस बायोलॉजी के साथ, क्योंकि विजुलाइज किए बिना आप बायोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए विजुअल नेक्सस बायोलॉजी चैनल को, और जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।